आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चे, आज का जो टॉपिक है अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो अब जब है ये जो टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, तो हमने पूरा रेस्पिरेशन जो है अच्छे तरीके से पढ़ते आए हैं, सारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, रेगुलेशन कौन कर रहा है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल बच्चों। ठीक है, सो रिलेटेड वीडियोस यू विल बी एबल टू फाइंड इन आवर प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैनल। चैनल पे इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में बच्चे मिल जाएंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिजीजेस। ठीक है, द डिसऑर्डर्स जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो कुछ कॉमन जो डिसऑर्डर्स है वो हमें पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, सो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो इन 7 चैप्टर्स के अंदर सभी चैप्टर्स के एंड में जो है 2 या 3 5 तक भी क्या है डिजीजेस दे रखी हैं बच्चों, तो इनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। नीट में क्वेश्चन जरूर आता है न किसे कि डिजीजेस या डिसऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो अगर हम सारे डिजीज से मिलाए ना तो कुल मिलाकर 20 से 24 नंबर जो है हमारे डिजीज से रिलेटेड आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा अलर्ट होना है और सारी डिजीज को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। दिस इज अबाउट द डिसऑर्डर्स डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे बच्चे कि कोई भी ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हो रही हैं तो इनका रीजन क्या हो सकता है, इनके फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये डिजीजेस हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो कारण आता है द फैक्टर और द विच रिलेटेड विद दिस डिजीजेस इज फर्स्ट इज द एलर्जीज। कई बार क्या होता है बच्चे, आपने देखा होगा अ फ्यू पीपल्स आर एलर्जिक, है ना, बहुत ज्यादा एलर्जिक होते हैं टू सम सब्सटेंसेस और टू सम पार्टिकल्स और टू स्मोक। ठीक है, पोल्यूशन से होते हैं, पोलन से होते हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ बैड हैबिट्स की वजह से भी क्या होता है उनके अंदर इस तरीके की जो है रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है डेवलप हो जाती है बच्चों। तो फर्स्ट एक क्या हो सकता है, एलर्जी एक रीजन हो सकता है, एलर्जी एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से इस तरीके के डिजीजेस जो हैं वो डेवलप कर दे ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, सेकंड हो सकता है जेनेटिक्स भी, कि भाई पेरेंट्स में ही वो चलती आ रही है, जेनेटिक्स ही है उनकी बॉडी के अंदर, सॉरी उनके सिस्टम के अंदर, कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ही वो जो डिजीज है उनके बीच में चल रही है, तो उसका कुछ वो कर नहीं सकते, दे हैव टू सफर थ्रू आउट द लाइफ। राइट, नेक्स्ट है पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है बच्चों। पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण है आजकल। क्या है, अगर हम बात करें कि 10 में से कम 6 बच्चे जो होते हैं, 6:4 का जो रेशियो होगा ना बच्चा, वो होता है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस हर किसी को मिल रही है। ठीक है, और लेटर स्टेजेस में मतलब अराउंड 45 के बाद तो सबको हर तरीके का कोई ना कोई लाइक कॉफिंग, कांस्टेंट कॉफिंग की प्रॉब्लम रहना, ठीक है, और शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहना, ये सब भी बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं। तो एलर्जिक, जेनेटिक्स, पोल्यूशन, स्मोकिंग एंड सम बैक्टीरियल या वायरल फिनोमेना, वायरल फैक्टर्स भी जो हो सकते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर सकते हैं। Let's take it one by one. First of all, we are going to discuss the 3 main diseases which is mentioned in your NCERT, and then I'm going to discuss one more extra. All right, बच्चों? So let's get started. This is the asthma. क्या है बच्चे, क्या नाम है इस डिजीज का, एस्मा। एस्थमा is not the correct pronunciation, so we have to take the correct pronunciation, that is the asthma. ठीक है बच्चों, so ये है एक एस्मा डिजीज। मोस्ट ऑफ द किड्स, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा, यू हैव कम अक्रॉस द पीपल हु हैव दिस डिजीज। ठीक है बच्चे, तो वो क्या डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सिम्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो सिम्टम होता है कैसा कि दे यूज्ड टू कॉफ अ लॉट। ठीक है, उनको सांस लेने में बहुत क्या होती है, तकलीफ होती है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होती है। ठीक है, हाफते रहते हैं, एंड वाइल दे आर ब्रीदिंग तो एक ना विसलिंग साउंड होता है जिसे बोलते हैं वीजिंग करते हैं। सो वीजिंग का मतलब है सीटी, जैसे लाइक सीटी की आवाज निकलती है वाइल दे ब्रीथ, है ना। सो ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है बच्चों, और देखिए क्या कारण हो सकता है। सो इस डिजीज के अंदर आपने देखा होगा कि वो लोग क्या यूज करते हैं, इनहेलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, इस जो बच्चे साथ में एक लेडी जो है वो क्या यूज कर रही है, इनहेलर यूज कर रहे हैं। तो जो उन्हें क्या देता है, इंस्टेंट रिलीफ देता है उनकी तकलीफ से बच्चों। तो बात करते हैं तकलीफ क्या होती है एक्चुअली, दिस इज द रेस्पिरेटरी डिजीज है। ठीक है, सो अगर आप बच्चे प्यारे बच्चों रिकॉल कर सकते हो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारे ट्रैकिया के बाद हमारे लंग्स के अंदर एंटर क्या करते हैं, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकियोल्स। बेटा क्या होता है इस डिजीज के अंदर, इस डिजीज के अंदर हमारा जो पेशेंट होता है उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स जो है वो इन्फ्लेटेड हो जाती हैं।
इन्फ्लेटेड का मतलब हो जाएंगे स्वेल अप हो जाएंगी, सूज जाती हैं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात सुनो, ये कोई एक हमारे पास ट्यूब है, ठीक है, जब ये क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी तो ये अपना क्या करेगी, अपने आप को स्वेलअप करके थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो ये जैसा ही बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, तो वैसे ही ये अंदर भी क्या होती है, अंदर की तरफ भी एक्सटेंड करती है। जो पाथवे है इस ट्यूब का, जो पहले नॉर्मली इतना था और स्वेलो होने के बाद, इन्फ्लामेशन होने के बाद वो पाथवे कितना रह गया बच्चों, इतना सा रह गया। तो क्या होता है इस डिजीज के अंदर, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो है वो इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एयरवेज जो है वो पाथवे जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, छोटा सा रह जाता है। अब जो एयर को अंदर लाने का पाथवे ही बहुत कुछ सुकड़ा सा, छोटा सा, नैरो हो गया है, तो उनको क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये एक एरो कर रही हूँ, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन हियर। इस एरो को यहाँ पे ये देखिए ब्रोंकाई ये दिख रही है आपको। सो जो हेल्दी ह्यूमन जो होगा, हेल्दी पर्सन जो होगा, उसकी ब्रोंकाई, देखो ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल जो है वो आगे जाके एल्विलाई में कनेक्ट होंगे, आगे जाके एल्विलाई, एल्वियुलर डक्ट, और फिर आगे जाके एल्विलाई होगी। तो ये जो डिजीज है पर्टिकुलर रिलेटेड कहाँ पर है, कहाँ तक सीमित रहती है, ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स तक ही सीमित रहती है, ठीक है बच्चों। सो अब देखिए ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन का एयरवेज है, जो कि ब्रोंकाई जो नॉर्मल केस में काम कर रही है। तो ठीक है, इतना बड़ा क्या है इसका डायामीटर है, यहाँ से एयर क्रॉस करने वाली है इस एयर पैसेज में से। ऑलराइट बच्चों, अब देखो हमारे ये जो एजमेटिक पेशेंट्स होंगे, जो पेशेंट है जिसको एजमा है बच्चे, सो वो देखो उनकी क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन से, ब्रोंकाई के इन्फ्लामेशन से, स्वेलो होने की वजह से क्या हो जाता है, ये पाथ जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। देखो कितना कम रह गया पाथ। बात समझ में आ रही है। ये एजमेटिक पेशेंट की ये इस तरीके से नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में एजमेटिक पेशेंट की क्या है बच्चों, ये ब्रोंकाई की फोटो दिखाई हुई है, दिस वन। ऑलराइट, अब आइए थर्ड। अब जब आपने सुना होगा कि वो क्या होता है उनमें एस्मेटिक पेशेंट्स को अटैक होता है, समटाइम्स क्या होता है, वो जब क्या होता है बहुत ज्यादा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ हो जाती है, उनको उनको कॉफ होता है, चेस्ट में पेन होता है, ठीक है बच्चों, दे आर नॉट एबल, दे फील सफोकेटेड, दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। सो उस समय जब उनको एस्मेटिक अटैक हुआ है, तो उस केस में ये क्या हो गई है, और कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है प्यारे बच्चों। कैन यू सी द डिफरेंस फ्रॉम द हेल्दी पर्सन ब्रोंकाई टू दी अटैक हुआ, जिस पेशेंट को एस्मेटिक अटैक हुआ है उस केस में देखो कितना ज्यादा नैरो हो गया, एकदम नैरो हो गया पाथ। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द एस्मा डिजीज। ठीक है, अब कैसे होता है, अब क्या करते हैं, जैसे ही वो क्या करते हैं अपने इनहेलर यूज करते हैं, सो उस इनहेलर में क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ये कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकाइज जो होती हैं उनकी, उसको क्या करते हैं, डायलेट कर देते हैं, उसको इमीडिएटली डायलेट कर देते हैं और पाथवे को नॉर्मल करते हैं, सो दैट दे कुड बी ब्रीथ प्रॉपर्ली। ऑलराइट बच्चों, लेट्स गो अहेड। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखो मैंने क्या बताया, दिस डिजीज पर्टिकुलरली बिलोंग टू दी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से रिलेटेड है, ब्रोंकाई से रिलेटेड है। इस तरीके से हमारे जो आगे से आगे जो चलते रहेंगे ब्रोंकाई, तो ये सारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पाथवे है, ये जो पैसेज जहां से कंडक्ट होने वाला है एयर, वो ही क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है बच्चों। क्या बच्चों, अब बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या होता है, उनको सिम्टम्स होते क्या, सिम्टम्स फील करेंगे वो, और ये एजमा डिजीज क्या होती है। अब बात करते हैं व्हाई दिस हैपेंस। तो देखिए जो पर्सन है वो क्या होता है, जो अब मान के चलिए किसी एक एक्स पर्सन की बात कर रही हूँ, वो एजमेटिक पर्सन है, ठीक है, तो उसको क्या है, एजमेटिक डिजीज है, एजमा है उसको। तो उस केस के अंदर क्या है, वो जो है वो किसी ना किसी एलर्जेंस के लिए क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है ना। जो एस्मेटिक पेशेंट्स अगर आपके किसी कोई दोस्त है, आपके जानकार है, आपकी सोसाइटी में किसी को जानते होंगे, तो वो क्या होते हैं, उनको वो एलर्जिक होते हैं पर्टिकुलरली किसी एलर्जन से। वो पोलन पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, वो पर्टिकुलरली किसी एक मेडिसिन से, स्मेल से हो सकते हैं, स्मोक बहुत बड़ा रीजन है, पॉल्यूशन बहुत बड़ा रीजन, जिससे उसमें उनकी सांस उठती ही उठती है ना बच्चों। तो ये क्या है, कुछ एलर्जेंस होते हैं। तो हमारी बॉडी में भी, तो हम भी तो इस सराउंडिंग में है ना, हम भी सराउंडिंग में है, हमारे आसपास भी पॉल्यूशन है, हमारे आसपास भी स्मोक है, बट वी आर डिफरेंट। तो उनकी
उनकी बॉडी क्या है, हाइपर सेंसिटिव होती है। उनका इम्यून सिस्टम जो पर्सन है, एस्थमेटिक पेशेंट है, उनका इम्यून सिस्टम जो है बच्चों, वो क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है। कोई भी एलर्जन आया, कोई भी जिसके लिए वो क्या है, एलर्जिक है, पोलन ग्रेन आया या फिर कोई स्मोक का पार्टिकल आया, उनके क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया, तो क्या हो जाएगी, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव है, ज्यादा एक्टिव होता है, तो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। ठीक है बच्चों, उस डिफेंस मैकेनिज्म के रिजल्टेंट क्या, एक मैं नाम बता रही हूँ, हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या होते हैं, उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो है रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है प्यारे बच्चों, मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं। ये मास्ट सेल जो है जैसे ही उस एलर्जन के कांटेक्ट में आए, क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामीन। क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामीन। और हिस्टामीन क्या करता है, व्हाट इज हिस्टामीन, सॉरी, हिस्टामीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जो ब्रोंकाई है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और वेसो डायलेशन कर देता है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, उनको डायलेशन कर देता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, सूज जाती है, और क्या हो जाती है, साथ साथ में जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्योल्स है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द हिस्टामीन सिक्रीशन, सारा का सारा जो एयर पैसेज है कंडक्शन के लिए, वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। दैट इज वाई शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ हो जाती है। तो ये हिस्टामीन वर्ड याद रखना है। ऑलराइट बच्चों, कौन रिलीज कर रहा है हिस्टामीन, हिस्टामीन रिलीज कर रहा है हमारे मास्ट सेल्स, जो कि उस एलर्जन के कांटेक्ट में आते ही क्या करते हैं, अपना क्या इम्यून रिस्पांस शो करते हैं। सो मास्ट सेल इन कांटेक्ट विद द एलर्जन रिलीजेस द इम्यून रिस्पांस, दैट इज द हिस्टामीन। और वो हिस्टामीन का क्या काम होता है, वो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेसोडाइलेशन करता है, और एयर पैसेज का कर देता है, छोटा कर देता है, नैरो कर देता है, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, कॉफिंग, वो कॉफ करते सो दैट दे कुड ब्रीथ मोर एंड मोर, राइट। और चेस्ट पेन होने लगता है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्या बच्चों, सो वो जो इनहेलर जो इमीडिएटली यूज करते हैं, उसमें क्या केमिकल होता है, एंटी हिस्टामीन। हिस्टामीन के फंक्शन को उसको जो रोल प्ले कर रहा है हिस्टामीन, उसको कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए केमिकल होता है, दैट इज द एंटी हिस्टामीन, जो कि उन्हें इमीडिएटली क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है बच्चों। होप आपको ये बात समझ में आ गया। तो एजमा इज वेरी वेरी क्लियर। कोई आपके उसमें क्या हो जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, है ना, तो नोट लिखना होगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ब्रीफ एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव एज वेल, राइट। लेट्स गो। The person's airways inflated, narrow and swell. Produces the extra mucus which makes it more difficult to breathe. जो हमारे सेल्स हैं जो अंदर हमारी ट्रैकिया के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है म्यूकस सिक्रीट करने के लिए, वो और ज्यादा म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिससे क्या होता है, एयर पैसेज क्या हो जाता है, और भी ज्यादा नैरो हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग और डिफिकल्ट हो जाती है। इट कैन कॉज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, कॉफिंग, वीजिंग साउंड होना। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द एजमा। Alright, take a screenshot, याद कर लेना mast cells, histamines, vasodilator, bronchoconstrictor. Alright बच्चों, let's go ahead. Now we are going to come to the next disease, that is the emphysema. ठीक है, emphysema क्या होती है बच्चों, ये तुम्हें कान खोल के सुनना है। ठीक है, this disease is caused by smoking. This disease is caused by the smoking. जितने भी चेन स्मोकर्स होते हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में 20 साल, 30 साल, 40 साल क्या किया है, स्मोक किया है कॉन्टिन्यूसली, उनकी लाइफ के एंड के पीरियड में बच्चे अगर आप उनको जानते हो, तो उनके जो लंग्स होते हैं वो कोई काम के नहीं रहते हैं। वो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, वो कहीं जा नहीं सकते, वो वॉक नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रेथ। वो क्या है, सारे दिन हाफते ही रहते हैं, अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी नहीं कर पाते, उनकी सांस फूल जाती है, दे विल नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली और कंफर्टेबली। तो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द स्मोकिंग। अब बात करते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, सो अब देखिए, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है, यहाँ पे ये एल्वियोलाई दिख रही है। दिस डिजीज एम्फाइजीमा क्या करती है, एम्फाइजीमा की वजह से क्या होता है, सारे के सारे जो एल्वियोलाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। एल्वियोलाई जो है वहां उनको डैमेज होता है इस पूरे डिजीज के अंदर। ठीक है बच्चों, तो वहां अभी हमने एज्मा पढ़ा था, एज्मा में क्या होता है, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल क्या हो रहे थे,
डैमेज हो रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या होगा, हमारी एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई की जो वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो रही है, जहां से एक्चुअल क्या होता है प्यारे बच्चों, कंडक्ट जो है रेस्पिरेशन होता है ना। एल्वियोलाई में ही तो ऑक्सीजन आएगी और वो डिफ्यूज होके ब्लड वेसल्स में जाएगी, ब्लड वेसल से कहाँ, एल्वियोलाई में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। बात समझ में आ रही है? सो अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, तो ये जो हमारा एल्वियोलाई है, ये बनाया हमने ये एल्वियोलाई, तो क्या होता है, जो स्मोकर्स होते हैं, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, वो स्मोक के पार्टिकल्स इनकी इनके एल्वियोलाई में आते रहते हैं, विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, इनकी जो एल्वियोलाई जो है प्यारे बच्चों, ये डैमेज हो जाती है, एल्वियोलाई वॉल्स जो है डैमेज हो जाती हैं, देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो, समझ में आ रही है, डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने की वजह से सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द एल्वियोलाई जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। हमारे लंग्स में 300 मिलियन जो है एल्वियोलाई का एक लंग में होना और दूसरे में भी 300 और मोर एल्वियोलाइज का प्रेजेंट होना क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि हमारे लंग्स का टोटल हमें सरफेस एरिया ही तो बढ़ाना था, जिससे क्या हो जाए, डिफ्यूजन जो है वो कॉन्टिन्यूसली और ज्यादा से ज्यादा होगा। जब हमारा सरफेस एल्वियोलाई डैमेज हो रही है तो क्या हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताती हूँ आपको, लेट्स टेक दिस वन। तो ये है नॉर्मल केस के अंदर हमारी एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये है हमारी डैमेज एल्वियोलाई वॉल। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ब्लड वेसल्स यहाँ पे थी और यहाँ से इजीली एक्सचेंज, यहाँ से भी एक्सचेंज, यहाँ से भी एक्सचेंज, सब जगह से उसको घेर रखा था और एक्सचेंज जो हो रहा था वो पॉसिबल हो रहा था। अब इस केस में क्या होगी, हमारी जो ब्लड वेसल है, कैपिलरी जो है वो यहाँ की इसकी सराउंडिंग में है। अब ये ओवरऑल खुद इतनी सी हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, और इतना कई पोर्शन जो होगा एल्वियोलाई का वो इतना डैमेज हो चुका है, एल्वियोलाई की वो वॉल, वो पोर्शन इतना डैमेज हो चुका है कि वहां से एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो समझ में आ रही है बात? सो ओवरऑल जो है हमारा रेस्पिरेशन एरिया जो है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम हो जाती है प्यारे बच्चों। It decreases the respiratory surface and damage the alveolar walls. And major cause is the smoking. जिससे हमारे प्यारे बच्चों को, यंगस्टर्स को क्या है, दूर रहना है। Don't think that it is the style statement to do smoking. No, it's not. अच्छा ठीक है, और एक सेकेंडली एक बात और बताएंगे कि जो हमारे यंगस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम तो स्मोक नहीं कर रहे, हमारा दोस्त कर रहा है तो वी कैन बी टुगेदर। नो यू कांट, यू हैव टू मेंटेन द गुड डिस्टेंस। वो जो स्मोक के पार्टिकल्स जा रहे हैं बच्चे, वो तो इनहेल कर ही रहा है, वो तो लेके जा ही रहा है, आप भी उसके साथ एडजस्टेंट खड़े रहकर क्या हो रहे हैं, आप भी 60% स्मोक अपने साथ लेकर जा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे लोगों की कंपनी भी अच्छी नहीं है प्यारे बच्चों। तो दूरी ही जरूरी, राइट। तो प्यारे बच्चे देख सकते हैं, दिस इज द हेल्दी एल्वियोलाई, और ये है जब एम्फाइसीमा के केस के अंदर क्या हो जाता है, एल्वियोलर वॉल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और फाइनली आखिर में ये हाल हो जाता है किसका, लंग्स का। यू कैन सी द वन मोर ब्यूटीफुल इमेज। ये देखिए, ये है हमारी हेल्दी नॉर्मल एल्वियोलाई, लाल लाल बड़े बड़े एल्वियोलर सैक्स हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़िया है, और यहाँ देखो फुस पड़े हुए हैं, डैमेज एल्वियोलर वॉल्स। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब वन मोर थिंग, हेल्दी लंग्स, हेल्दी एल्वियोलाई, ठीक है, यहाँ पे भी हेल्दी एल्वियोलाई बता रखी है। अब क्या हो रहा है, स्मोकिंग शुरू हो गई है, एम्फाइसीमा शुरू हो गया है, और एक दिन में स्मोकिंग करते ही इमीडिएट रिजल्ट नहीं आते बच्चे, इट टेक्स अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो आप नॉन स्टॉप करते रहते हो, रेगुलर करते रहते हो, तो वो क्या धीरे 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 आपको जो है 30-35 साल के बाद में इस तरीके की डिजीजेस जो है वो फील होती है, और यू एक्सपीरियंस दिस थिंग। ये हो गया हमारा एल्वियोलाई, जहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू हो गया है, और अंदर देखो हाल क्या हो गया, और लंग्स देखो क्या हो गए, काले पड़ गए हैं। ठीक है बच्चों, so we should away from the smoking. All right. So emphysema is a lung condition that causes the shortness of the breath. Alveoli or the air sacs are damaged. Over the time, the inner walls of the alveolar sacs weakens and rupture, creating a larger air space, ठीक है, instead of the small ones. अब जितने स्मॉल स्मॉल एल्वियोलाई होंगे ना, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब सारे मिलकर एक ही बन गए और वो उसमें से भी डैमेज है, तो उसमें से क्या होगा, सरफेस एरिया ओवरऑल कम हो गया है बच्चों। This reduces the surface area of the lungs. In turn, amount of oxygen that reaches to your bloodstream वो भी क्या हो गया है,
कम हो गया है। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगा, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक स्मोकर्स को क्या रहती है? खांसी रहती है बिना बिना कारण की। तो कुछ कर ही नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई एलर्जन है कि कुछ ये हो गया, पर हर समय खांसी कॉफिंग रहेगी उनको, ना कोल्ड है। ठीक है बच्चों? व्हीजिंग साउंड होना, लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रोडक्शन होता रहना, ठीक है? थिक म्यूकस का होना और सारे दिन थकावट, फटीग रहना। ठीक है? सो एम्फाइसीमा इज डन प्यारे बच्चों। नाउ द थर्ड वन इज द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक है? तो डिसऑर्डर क्या है, अब पढ़ना है हमें थर्ड नंबर इज द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन का मतलब है वो काम ही इस तरीके का करते हैं, वो इस तरीके के काम में एंगेज रहते हैं, और काम जो कोई बंदा कर रहा है, कोई अपनी जो है ब्रेड को लिव करने के, आई मीन व्हाट वी से, जो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, इफ समबडी इज अर्निंग थ्रू इट, तो वो अपना ऑक्यूपेशन तो चेंज नहीं करता है ना, राइट? सो ऑक्यूपेशन की वजह से क्या होता है, कई बार रेस्पिरेशन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीजेस हो जाती हैं। तो कोई क्या करे, स्टोन माइनिंग्स वाले हैं, ठीक है? तो स्टोन माइनिंग्स में अर्ली एज में तो काम करना शुरू करते 10-20 साल तक पता नहीं चलता, फिर बाद में पता चलता है भयंकर नुकसान हो जाता है लंग्स को। ठीक है? स्टोन माइनिंग्स का काम हो गया, कोल माइनिंग्स में काम हो गया, सिलिका जो सिलिका की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सिलिका एक पत्थर होता है, ठीक है? उससे उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। ठीक है बच्चों? एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, कॉटन या फाइबर्स की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो ये सारे जो हमारे एलर्जेंस है, ये धीरे 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 रेस्पिरेटरी सिस्टम को खत्म कर देते हैं। ठीक है? ये हमारे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है बच्चों। ठीक है? सो एस्बेस्ट, अब देखो, सर्टेन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस so much dust, so defense mechanism of the body cannot cope up with the situation. So long exposure causes inflammation leading to fibrosis, proliferation of fibrous tissue. ये बात मैं बच्चा आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाली हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली exactly, ठीक है? तो जिस ओवरऑल क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है? तो वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर द प्रोटेक्टिव मास्क। अभी मास्क पहन लो, लॉन्ग रन में बच्चा होता ही होता है। ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, एस्बेस्टस क्या होगा, एस्बेस्टोसिस, ठीक है, डिजीज है। और क्या रीजन हो जाएगा उसका, एलर्जन क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव एजेंट क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस। ठीक है बच्चों? अब वो क्या होता है, फाइन पाउडर होता है। तो वो देखो लंग्स के अंदर देखो एस्बेस्टस के फाइबर्स जमा है, बच्चे देख सकते हैं आप स्लाइड में। ये देखिए यहाँ पे जो लंग्स के अंदर एस्बेस्टस कितना जमा हो गया है। ठीक है? ये हेल्दी लंग्स है, ये देखो। और लंग्स का एक्सरे देखिए, ये एस्बेस्टोसिस का देखो, लंग्स का एक्सरे देखिए, ये देखो काला पड़ गया। बात समझ में आ रही है? ये देखिए एस्बेस्टस इंडस्ट्री में क्या कर रहा है, एक बंदा जो है वो काम कर रहा है। ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी एक्चुअली होता क्या है। कि ये है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। आ जाओ भाई इधर। ठीक है, आ गए। ये लीजिए। ठीक है जी। अब देखो क्या है हमारी बॉडी में। यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या है, जैसे ही कोई एलर्जन आया, ठीक है, ये आया, हम लेकर आते येलो कलर से। येलो कलर से मानो कोल आ रहा है, कोल इंडस्ट्री में कोई क्या है, कोल इंडस्ट्री में काम करता है, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, कोयला है ना, सू तोड़ता है। ठीक है? उस तरीके का कुछ काम चल रहा है। तो ये यहाँ पे उसके लंग्स में एंट्री कर रहा है, वो पार्टिकल्स, वो फाइबर्स, नैनो फाइबर्स जा रहे हैं उसके लंग्स में। तो शुरू शुरू में जब वो काम करेगा तो इरिटेशन प्रोड्यूस होगी, और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा, कहेगा अरे फॉरेन पार्टिकल आया, मारो मारो मारो। क्या करें, हमारे डब्ल्यूबीसीज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे और इसको किल करेंगे। लेकिन ये लॉन्गर रन में चलता रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी थक जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, टिश्यूज प्रोलिफरेट होके फाइबर्स यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस तरीके से फाइबर्स डिपॉजिट होके एक टिश्यूज का क्या बन जाएंगे, नॉट्स बनने लग जाएंगी। कहाँ पे, यहाँ पे आपके पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। ठीक है बच्चों? तो वो जो एलर्जन रोज 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 आता जा रहा है, वो क्या कर रहा है, एट द एंड हमारे लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस कर रहा है, फाइब्रोसिस कर रहा है। इनिशियली हमारे इम्यून सिस्टम ने कोप अप करने के लिए क्या किया, इम्यून रिस्पॉन्स शो किया, डब्ल्यूबीसी बनाई और उसको किल करने की कोशिश की, लेकिन इतना लॉन्गर एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी फेल हो जाता है और फाइब्रोसिस हो जाती है, नॉड्स दिखने लगती, गांठें दिखने लगती हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? सो दिस इज द डिजीज जिसकी वजह से देखिए क्या रीजन है, लॉन्ग एक्सपोजर कॉजेज द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस। क्या है फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यूज जो है जगह 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 क्या होते हैं, टूट के बन जाते हैं, तो वो गांठें सी बन जाती हैं। ठीक है बच्चों? इट रिजल्ट्स इन द लंग्स डैमेज। ठीक है? सो एस्बेस्टस का बात समझ में आएगी, फाइब्रोसिस का मीनिंग समझ में आ गया। सो ये आपको मेंशन करना है, व्हेन पर्सन ब्रीथ इन एस्बेस्टस,
क्या है, एस्बेस्टोसिस, ठीक है, तो हो जाएगा डिजीज। सिलिका करेगा इनहेल तो क्या होगा, सिलिकोसिस। अब जब कोल इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पे एलर्जन क्या होगा, कोल होगा, तो डिजीज का नाम है निमोकोनियोसिस, निमोकोनियोसिस, ठीक है बच्चों। अब एक बात और बात कराते हैं हम, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बता रही हूँ बच्चों। सिस्टिक फाइब्रोसिस यू कैन से इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डिजीज, हो गई, काम खत्म, डेथ, ठीक है। अभी तक की जितनी डिजीजेस हमने पढ़ी हैं, इन सब के क्या है, इन सब के ट्रीटमेंट्स जो है जो है पॉसिबल हैं, और साथ साथ में क्या है कि ये डिजीजेस क्योर भी हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म आप अपने जो है एलर्जन से दूर रहो और ट्रीटमेंट लेते रहो, ठीक है। बट सिस्टिक फाइब्रोसिस ऐसी खतरनाक डिजीज है बच्चा कि इसमें तो कुछ रिवर्सिबल पाथवे है ही नहीं, ठीक है। तो एज इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर दैट डैमेज द लंग एंड द डाइजेस्टिव, फिर लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों एक साथ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो देखो क्या है, सीएफ मींस सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट्स द सेल्स। कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है, जो कि क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है, जो कि क्या बनाता है, स्वेट बनाता है, जो कि क्या बनाता है, डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्या होगा कि ये जो डाइजेस्टिव जूसेस बनाने वाले, म्यूकस बनाने वाले, स्वेट बनाने वाले सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और वो जो बना रहे हैं सिक्रीशन वो थिक बनाते हैं, ठीक है। दीज फ्लूइड्स बिकम द थिक एंड द स्टिकी। तो हमारी जो क्या होती है, वो ब्लड वेसल्स जो एयरवेज जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं इतना ज्यादा थिक होने की वजह से इन सिक्रीशंस का, ठीक है। तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा एयरवेज जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, ब्लॉक हो जाएगा, डक्ट्स, पैसेजेस, ट्रैक्ट, एवरीथिंग गॉट ब्लॉक, की वजह से रेस्पिरेशन सिस्टम फेल हो जाता है एंड इट फाइनली रिजल्ट इन डेथ, ठीक है बच्चों। तो दिस इज about the occupational disorder. Now we'll come to the altitude sickness, ठीक है बच्चों। altitude sickness आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट आई एम डिस्कसिंग इट हियर बिकॉज ये जो है हमारे एम्स में, जिपमर्स में, ठीक है, इन तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो एल्टीट्यूड सिकनेस का क्या मतलब है, आप लोग कभी हाइकिंग पे गए हो, माउंटेनियरिंग पे गए हो बच्चों, या फिर हाई हाइट्स पे गए हो, शिमला मनाली के एकदम पीक पे पहुंचे हो, तो अगर आपको पता होगा तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे जितने हाइट पे पहुंचते जाते हैं, वी फील शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, थोड़ा सा होता है, नौजिया आता है, चक्कर आने लग जाते हैं, जी घबराता है, सांस नहीं आ रही होती है, हांफने लगते हैं, है ना। तो दिस इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ द एल्टीट्यूड सिकनेस। जितना एल्टीट्यूड पे जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, क्या होता जाएगा, इस तरीके के सिकनेस, जो सिकनेस होना या चक्कर आना, वर्टिगो होना, ठीक है, और नौशिया फीलिंग होना, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ होना, सांस ही नहीं आती, ठीक है। तो ये सारे जो है हम सिम्टम्स फील करते हैं एट हाइट्स, ठीक है। तो लेकिन ये क्या होता है, बहुत टेम्पररी होता है, हमारी बॉडी जल्दी से एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ये सब क्यों हुआ और हमारी बॉडी कैसे कोप अप करती है, ठीक है। सो कैन यू सी दिस, ये पिक्चर में देखो क्या कर रहा है, ही इज इनहेलिंग द ऑक्सीजन बिकॉज ही इज नॉट एबल टू ब्रीथ, और ये देखिए इसकी तो हालत ही खराब हो रखी है, ऑलराइट। ये है, ये सारे सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। अब मेरे बच्चे बात सुनो, ये है हमारा सी लेवल या ग्राउंड लेवल है, ठीक है, जहाँ पे हम नॉर्मली होते हैं, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 70 mmHg, ठीक है। अब जैसे हाइट्स पे जाते जाएंगे, हाइट्स पे जाते जाएंगे, क्या होता है, प्रेशर जैसे हाइट पे जा रहे हैं, दिस एरो शोज कि हम हाइट पे जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होता है, कम होता रहता है, ऑक्सीजन की जो है सप्लाई जो है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होते रहते हैं। सो यू कैन सी द ग्राफ, दिस इज द सी लेवल, सी लेवल से हम इतने हाइट पर आए, 5000 फीट पे आए, 10,000 फीट, 15, 20, 25 एंड 30,000 फीट ऊपर गए, तो ऑक्सीजन का लेवल देखो, अगर यहाँ 760 था तो ऊपर उसका 32% ही रह जाता है। दैट मीन्स ऊपर हाइट पे पहुंच के हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही कम है भाई, तो हम उसको कैसे ब्रीथ करेंगे, वी आर ट्राइंग टू टेक एज मोर, हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट रीजन क्या हो गया कि वहां पे हाइट्स पे क्या है, ऑक्सीजन कम है बच्चों। अब मेरी बात सुनो, अब इन चीजों को कोप अप करने के लिए 3 फैक्टर्स जो है हमारी बॉडी जो है शो करती है, जिससे हम बहुत जल्दी से और इजीली वहां सेटल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट इज दी हाई एल्टीट्यूड पॉलीसीथमिया, ठीक है, पॉलीसीथमिया, ऑलराइट। तो अब देखो इसमें क्या है मीनिंग, पॉलीसीथमिया का मीनिंग होता है आरबीसी का प्रोडक्शन होना, ठीक है।
अब मेरे बच्चों नॉर्मली बात करें, ये है हमारा आरबीसी। आरबीसी होता लाल है, मैंने बनाया येलो है, ठीक है। आरबीसी के अंदर हमारे क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स, जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके कैरी करते हैं, राइट बच्चों। तो अब देखो क्या हो जाता है, ऊपर हम पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन कम है, हमारे आरबीसी क्या है, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, कैप्चर ही नहीं कर पा, है ही नहीं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, क्या करें। तो हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों, पॉलीसिथमिया करती है, पॉलीसिथमिया करती है, जो भी है HAPC, ठीक है बच्चों। तो ये जो है क्या करता है, हमारी बॉडी क्या शो करती है, देखो हमारी बॉडी के अंदर किडनी इराइथ्रो इराइथ्रोपोइटिन इराइथ्रोपोइटिन नाम का एक केमिकल क्या करती है, रिलीज करती है हमारी किडनी, इराइथ्रोपोइटिन रिलीज करती है बच्चों, ठीक है। अब वो इराइथ्रोपोइटिन कहाँ जाकर एक्ट करता है, वो कहाँ जाके एक्ट करता है, हमारी लॉन्ग बोन्स पर। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वहां पे ये जो एंड्स दिख रहे हैं बच्चों, ये आपको जो बोनी पोर्शन का जो एंड दिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे होते हैं बोन मैरो। यहाँ क्या फील्ड होता है, इसमें इन पोर्स के अंदर, छेद के अंदर क्या फील्ड होता है, बोन मैरो। सो यहाँ से इराइथ्रोपोइटिन रिलीज हुआ किडनी से, जाकर एक्ट करेगा, यहाँ पे कहेगा चलो जी बोन मैरो काम करो अपना स्टार्ट, बनाओ आरबीसीज। तो हमारी बॉडी में क्या, बाहर ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, बहुत ज्यादा आरबीसीज बनाती है। जितना ज्यादा आरबीसीज उसके उसके अंदर उतने हीमोग्लोबिन पिगमेंट ज्यादा। तो उनको ऑक्सीजन, जितनी भी ऑक्सीजन बाहर है उसको कैच करने के लिए क्या हो गया है, हमने हमारी टीम बढ़ा दी, सोल्जर्स बढ़ा दिए हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ गया है, आरबीसी बढ़ गया है, ठीक है बच्चों। तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीसिथमिया, ठीक है। दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज एट प्लेट्यूज और हाइट, एंड इन केस ऑफ हाइपोक्सिया एनवायरमेंट, जहां पे क्या है, हाइपोक्सिया के मींस जहां पे ऑक्सीजन कम है, हाइपो मींस कम, ऑक्सिया मींस ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या कर देती है, ये जो बोन मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, अल्टीमेटली विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द हीमोग्लोबिन पिगमेंट विच एबल टू बाइंड विद ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो जितने अगर आपने हिमालय, आप थोड़ी सी हाइट पे जाओगे, शिमला मनाली और जम्मू कश्मीर, तो वहां के जो लोग होते हैं बड़े लाल लाल चीक्स, बहुत सुंदर सुंदर से होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नॉर्मल जैसे अपन रहते हैं जिस लेवल पे, उससे ज्यादा, दैट्स वाई उनके हाथ लाल, चीक्स लाल, है ना, बहुत सुंदर सुंदर से दिखते हैं। ऑलराइट बच्चों, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो हमारी बॉडी कोप अप कर रही है कि हाइपोक्सिया से क्या करने के लिए, कोप करने के लिए। सो बाहर ऑक्सीजन कम है तो हम क्या करेंगे, हाफेंगे बहुत जोर से, रेट ऑफ ब्रीदिंग हमारी बढ़ जाएगी, सो दैट हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर लें, ठीक है बच्चों। एक कंडीशन होगी कि हमारा, आपको बच्चों पता होगा, ये है हमारा हीमोग्लोबिन के लिए हीम, ये हीमोग्लोबिन और ये हीम हो गया, और ये है इसकी ग्लोबिन की चेन, ठीक है। तो ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो अल्फा की जो हमारी हीम पॉइंट्स जो है, हमारी हीम यूनिट्स जो है, इन पर हमारे ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, इन पर हमारा, इन पे हमारा ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो ये O2 बाइंड होता है, O2 बाइंड होता है, O2 बाइंड होता है। हाइट्स पे जाके, एल्टीट्यूड्स पे जाकर क्या देखते हैं हम, कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है। हाइट्स पे, एल्टीट्यूड्स पे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है। एफिनिटी कम होगी तो जैसे ही यहाँ से हीम एक क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, एफिनिटी कम हुई मतलब डिसोसिएशन हो जाएगा हीम का ऑक्सीजन से। सो वो ऑक्सीजन जो क्या होगी, टिश्यूज तक पहुंचेगी। तो ऊपर जाकर क्या होगा, हीमोग्लोबिन और हमारे हीम प्रोटीन, हीम की और किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में एफिनिटी कम होगी, ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज को सप्लाई किया जाएगा। This is also one of the body response at altitudes to cope up the condition of hypoxia. ठीक है बच्चों, इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी क्या होती है, सेटल हो जाती है, और वहां पे हम एडजस्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी हाई एल्टीट्यूड, और यू कैन से द एल्टीट्यूड सिकनेस। ऑलराइट बच्चों, so in this video, thanks for watching. In this video we have discussed about the asthma, emphysema, occupational disorder, altitude sickness, and here comes we at the end of the chapter. Well done, well done. We have succeededly completed the chapter, right baby? So let's wait for the next video, and I'm going to start with the
blood circulation, right? So body fluids and circulation I'm going to start next. Okay, bacha? So we'll see you in the next video. And I hope आपको हमसे पढ़ने में मजा आ रहा होगा. So do like my video and subscribe to our channel. We'll see you in the next video. Thank you.